हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। आज आ गया हम एक नया यूनिक और बहुत बहुत सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर में बात करने वाले हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। ये चैप्टर अगर आप 11 CHSE से हैं तो आपके लिए है। अगर आप +2 सेकेंड ईयर यानी 12th ऑफ ओडिशा स्टेट बोर्ड से हैं तो आपके लिए है। इवन अगर आप बीकॉम में हैं, CA फाउंडेशन में, तो ये चैप्टर आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट और बेसिक टर्म से अवगत कराऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, फिर हम न्यूमेरिकल्स वगैरह में आएंगे। तो ये अगर अच्छे से आपने ये वीडियो को अच्छे से देखा तभी जाके आने वाले सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आते हैं, बताओ डेप्रिसिएशन क्या है। देखो, अगर मान लो मेरे हाथ में ये मोबाइल है, मैंने अगर ये मोबाइल परचेस किया से 20,000 में, अगर मैंने इसे 1 साल इस्तेमाल कर लिया, यूज कर लिया, अब मैं इस मोबाइल को बेचने जाऊं तो क्या मुझे ये 20,000 बिकेगा? बताओ ऋषि, जल्दी बताओ। यस, यू आर करेक्ट। नहीं बिकेगा, कम में बिकेगा। 10,000 नहीं, मान लेते हैं हम, यू आर करेक्ट जो मार्केट वैल्यू हिसाब से, लेकिन हम यहाँ मानते हैं अकाउंट्स में कि ठीक है इसकी वैल्यू कम हो गई। कितनी हम बाद में बात करेंगे। ओके, ये जो वैल्यू कम हुई, क्यों कम हुई सर? क्योंकि आपने इसका इस्तेमाल कर लिया, यूज कर लिया। ओके, सो देखते हैं, फोन आ गया। डेप्रिसिएशन क्या है? इट इज द फॉल, ये वैल्यू कम होना, फॉल यानी कि डिक्रीज होना। किसमें डिक्रीज होना? इन द वैल्यू। कौन सी वैल्यू सर? इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, कौन सा एसेट का? टेंजिबल फिक्स एसेट का। बट याद रखना, एक टेंजिबल फिक्स एसेट है जिसकी वैल्यू कम नहीं होती एक्सेप्ट लैंड। ओके, ड्यू टू क्यों होता है? नंबर 1, यूज ऑफ एसेट जिसको हम यूसेज बोलते हैं, फ्लक्स ऑफ टाइम जिसको हम पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपायरी ऑफ टाइम बोलते हैं, टाइम समय व्यतीत हो जाने से, टाइम पार हो जाने से, ऑब्सोलिसेंस या वो आउटडेटेड हो गया। मान लो जैसे मैंने बताया ये मोबाइल 3G है, या तो जब 4G इंडिया में आया तो तुम्हारे पास जो मोबाइल था 3G था, वो अच्छे रनिंग कंडीशन में था, लेकिन वो 4G को सपोर्ट नहीं कर रहा था। तुमने क्या किया? अपने मोबाइल सेट को हमने चेंज करके 4G वाला फोन लिया। जो हमारा पुराना मोबाइल था उसकी वैल्यू अचानक से बहुत डिग्रेड हो गई, बिकॉज मार्केट में नया वर्जन आ गया 4G। अभी कुछ दिन में 5G इंडिया में लॉन्च हुआ, कुछ दिन पहले, सारे शहर में नहीं आया, लेकिन मान लो 5G आया। सपोज ये सेट हमारा 5G को सपोर्ट नहीं करता है, तो अगेन ये सेट क्या होगा? इसकी वैल्यू अचानक से बहुत गिर जाएगी, क्योंकि इसमें 4G है और टेक्नोलॉजी किसकी आ गई? 5G की। ये जो आउटडेटेड हमारा हुआ, इसको बोलते हैं हम ऑब्सोलिसेंस एक्सेट्रा। जैसे और क्या हो सकता है? एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। सो हमने क्या डिस्कस किया? एकदम लेमन लैंग्वेज में मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की कि डेप्रिसिएशन क्या है? फॉल है। किसमें? इन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अब याद रखना, अगर मैंने मान लो कार परचेज किया, जब मैंने कार परचेज किया उस वक्त कार का वजन 100 kg था। ऐसा नहीं है कि 2-3 साल बाद कार का वजन 90 या 70 ऐसा kg। कार का वजन नहीं घटने वाला। क्या घटने वाला है? उसकी वैल्यू घटने वाली है, इकोनॉमिक वैल्यू घटने वाली है। ठीक है, वो जो फॉल इन द इकोनॉमिक वैल्यू हुआ, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। दिस इज लेमन लैंग्वेज। थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज अगर हम बात कर ले तो देखो, जो डेप्रिसिएशन वर्ड है ना, ये एक लैटिन वर्ड से आ रखा है जिसका नाम है डेप्रिटम। डी का मतलब होता है डिक्रीज, यानी कि कम होना, फॉल होना, और दूसरा जो प्रीटम वर्ड है इसका मतलब होता है प्राइस। तो इसका मतलब हुआ डिक्रीज इन द प्राइस। डेप्रिसिएशन क्या है? किसी भी एसेट की वैल्यू कम होना लेमन लैंग्वेज में। लेकिन कौन सा एसेट होना चाहिए? याद रखो, वो एसेट फिक्स एसेट होना चाहिए। ठीक है, मान लो सपोज टाटा मोटर्स के पास एक कार है, कार का वैल्यू 10 लाख है। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर कार नहीं सेल हुआ, 1 साल बाद कार की वैल्यू कितनी होगी? सेम 10 लाख होगी, बिकॉज टाटा मोटर्स के लिए कार क्या है? स्टॉक है। लेकिन अगर तुमने इस कार को परचेज कर लिया, इवन तो तुम यूज नहीं कर रहे हो, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, बिकॉज ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? इट बिकम्स योर फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, सो इन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन मींस ग्रेजुअल, यानी कि जो फॉल होगा वो हर साल होगा, अचानक से नहीं हो जाएगा, ग्रेजुअल होगा इन द इकोनॉमिक वैल्यू
और फिक्स एसेट ड्यू टू वही वियर एंड टियर मतलब यूसेज, पैसेज ऑफ टाइम जो मैंने बताया, इफ्लक्स ऑफ टाइम। एक ऐसा पार्ट एसेट का जो एक्सपायर्ड हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कार परचेस किया से 10 लाख में मैंने कार को परचेस किया, आफ्टर 1 ईयर इस कार की वैल्यू हो गई 9 लाख। डिक्रीज कितना वैल्यू हुआ सर? 1 लाख हुआ। 1 लाख वैल्यू डिक्रीज हुआ या इसका कॉस्ट एक्सपायर्ड हुआ, इसी 1 लाख को हम बोलने वाले हैं डेप्रिसिएशन। आई होप मेरी बात समझ में आई। यस सर। डेफिनेशन में आ जाए तो अकॉर्डिंग टू आर्जर विलियम डेप्रिसिएशन में बी डिफाइंड एज ग्रेजुअल डिटोरेशन इन वैल्यू ऑफ ड्यू टू यूज। आर.एन. कार्टर के हिसाब से डेप्रिसिएशन क्या है? ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट फ्रॉम एनी कॉज। ओके, अब देखो डेप्रिसिएशन के फीचर्स क्या है। नंबर 1 एक चार्ज है अगेंस्ट द प्रॉफिट। हर बार तुमने याद करो ट्रेडिंग, जो लोगों ने ट्रेडिंग पे नहीं पढ़ा, अगर जो लोगों ने ट्रेडिंग पे पढ़ लिया, हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते वक्त डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंसेस मानते थे। तो ये एक प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है। इसके 2 मीनिंग है। चार्ज है मतलब तुम ट्रेडिंग पे में चार्ज करते हो डेबिट साइड में। दूसरा डेप्रिसिएशन तुम देने के लिए बाउंड, यानी कि इवन इफ देयर इज नो प्रॉफिट, इसका लॉस है, स्टिल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। मान लो सपोज हमने इस साल सेल किया 10 लाख में, लेकिन हमारी कॉस्टिंग थी, हमारे कॉस्ट आ गया 12 लाख बिना डेप्रिसिएशन चार्ज किए। वी आर इनकरिंग 2 लाख डेप्रिसिएशन लॉस। तो क्या इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? आंसर यस, इस साल भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन इज कंपल्सरी। नेक्स्ट, हर बार डेप्रिसिएशन एक सिस्टमेटिक वे में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैसे? जो हम आगे चल के सीखेंगे। डेप्रिसिएशन हो सकता है फिजिकल फैक्टर से हो सकता है फंक्शनल फैक्टर से हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, तुमने रफ यूज किया हो सकता है, मशीन किसी पैसे ऑफ टाइम से भी खराब हो सकता है। डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट से कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने बताया, और ये भी बताया नॉट करंट एसेट। जैसा भी हमने एग्जांपल दिया टाटा मोटर्स वाला। डेप्रिसिएशन चार्ज करना कंपल्सरी और डेप्रिसिएशन होगा ही होगा, तुम चाहे एसेट को यूज करो या ना करो, डेप्रिसिएशन होगा। सपोज तुम एक बार किसी मोबाइल शॉप में गए, मोबाइल शॉप में जब तक मोबाइल रखा हुआ है उसका कोई डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा, बिकॉज उसके लिए स्टॉक है। जैसे तुमने मोबाइल परचेस किया, घर लाए और तुमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, 10 दिन बाद जब तुम मोबाइल मार्केट में बेचने जाओगे उसकी वैल्यू कम हो गई होगी। ठीक है, क्योंकि एक तो टाइम पर हुआ इसलिए उसकी वैल्यू कम होगी और यूसेज भी वैल्यू कम होती है। तो सर डेप्रिसिएशन होता क्यों है? नंबर 1 एसेट का इस्तेमाल करने से, यूज करने से हमने डिस्कस किया। टाइम पार होने से भी होता है, तुमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया लेकिन टाइम पार हो गया, नए मॉडल मार्केट में आ गए, उससे होता है। बहुत बार चीजें एग्जॉस्ट हो जाती हैं, बहुत चीजें खत्म हो जाती हैं। ये बेसिकली होता है, हमने याद करो टाइप ऑफ एसेट में डिस्कस किया था, फिक्स एसेट 3 तरह का था अगर तुम्हें याद हो तो। नंबर 1 टेंजिबल, नंबर 2 इनटेंजिबल एंड नंबर 3 इन्वेस्टिंग। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक कोल माइंस है जिसमें ऑन एन एस्टिमेटेड 1000 टन्स कोयले हैं। कोल कितना है? 1000 टन्स। अगर हम हर साल उसमें से 200 कोल या कोयला निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 5-7 साल 10 साल बाद क्या होगा? हम सारा कोयला निकाल चुके होंगे, उसका वैल्यू एग्जॉस्ट हो जाएगा। ये भी डेप्रिसिएशन कहलाता है, हालांकि इसको हम डिप्रेशन वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट से अब्सोल्यूशंस, अभी कुछ देर पहले तुमको बताया कि एसेट का वैल्यू इसलिए भी कम होता है बिकॉज मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई, पुरानी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई। नेक्स्ट से इनएडिक्वेसी। मान लो सपोज हमारे पास एक मशीन है, जिस मशीन का प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी 1 लाख है, लेकिन मार्केट में हमारा प्रोडक्ट का डिमांड है 1.5 लाख। नाउ वी नीड न्यू मशीन। तो ये जो ओल्ड मशीन की वैल्यू अपने आप बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गई, कम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नीड फॉर डेप्रिसिएशन। जब डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करें? देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है? पहला, टू शो करेक्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यहां पर इसको ऐसा लिख सकते हो, टू शो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। इस सब के डिटेल्स तुमको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। कैसे? देखो मान लो इस साल हमने सेल किया 10 लाख का सामान, हम लाए थे परचेज करके 6 लाख में, और हमारी बाकी एक्सपेंसेस हुई 1 लाख। प्रॉफिट कितना हो गया? 3 लाख। लेकिन मान लो हमारे पास एक मशीन था जो हमने 10 लाख में लाया था और मशीन 10 साल चलने वाला। इसका मतलब मशीन हर साल 1 लाख खराब हो रहा है।
तो ये भी तो डेप्रिसिएशन, अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो 3 लाख प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये भी तो एक खर्चा है ना। अगर इसको हम काटेंगे प्रॉफिट कितना हुआ 2 लाख। अब मुझे बताओ सच्चा रियल प्रॉफिट कौन सा है 2 लाख, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज योर कॉस्ट, इट्स एन एक्सपेंस। तो अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हमारा प्रॉफिट और लॉस करेक्ट निकलता है, रियल निकलता है, ओके, और नहीं चार्ज करते हैं तो रॉन्ग निकलता है। दूसरा टू फाइंड आउट, अच्छा प्रॉफिट लॉस, सेकंड था फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब फाइनेंशियल एक्चुअली इसका मतलब पोजीशन होगा। तो मैंने ये समझाया। अब मान लो तुमने 10 लाख में मशीन परचेज किया, 1 लाख मशीन डेप्रिशिएट हो गया। अब मुझे बताओ बैलेंस शीट है, जब तुम अपने एसेट काउंट करोगे 1 साल बाद तो तुम्हारे एसेट कितना शो करना चाहिए 10 लाख या 9 लाख? ऑफ कोर्स 9 लाख। अगर तुम 10 लाख शो करो मतलब तुम गलत इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गलत आएगी। नेक्स्ट है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। देखो कैसे, अगेन मान लो हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें मटेरियल है 20 रुपए का, लेबर लगता है 10 रुपए का, बाकी एक्सपेंसेस लगते हैं 10 के, टोटल हो गया 40। ओके, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने एक 5 लाख में मशीन खरीदा है, जिससे कि 1 लाख पीस सामान बनेगा, फिर वो मशीन खराब हो जाएगा। यानी कि हर पीस बनाने में मशीन का भी तो कॉस्ट है ना 5 रुपया। अगर इस कॉस्ट को हम ऐड नहीं करेंगे तो तुम्हारा कॉस्ट कितना है 40, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन के नाम का भी 5 रुपया कॉस्ट लगना चाहिए एंड योर कॉस्ट शुड बी 45। तो अगर हमें करेक्ट कॉस्ट जानना है तो डेप्रिसिएशन शुड बी एडेड टू द कॉस्ट। नेक्स्ट है सेविंग ऑफ इनकम टैक्स। डेप्रिसिएशन नॉर्मली तुम आगे चल के पढ़ोगे, इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 32, जो बोलता है डेप्रिसिएशन तुम चार्ज करने के लिए बाउंड हो। अब देखो इससे कैसे टैक्स बचता है। मान लो फिर से एग्जांपल लेते हैं, हमारा सेल है 10 लाख, एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग परचेज है 6 लाख, प्रॉफिट कितना हुआ बिफोर डेप्रिसिएशन, हमारा प्रॉफिट हुआ 4 लाख। मान लो टैक्स का रेट है 40%, तो हमें कितने टैक्स भरने 1,60,000 भरना है। लेकिन सेम इंफॉर्मेशन मान लो सेल्स है वही 10 लाख, एक्सपेंसेस है हमारे 6 लाख के, प्रॉफिट है सॉरी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं मान लो 1 लाख, नाउ प्रॉफिट कम्स टू 3 लैक्स। 3 लैक्स का 40% निकालो, ये निकला 1,20,000। तो पहले जहां हम 1,60 भर रहे थे, अभी कितना भर रहे हैं 1 पीस, 40,000 में डिफरेंस बच गया बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के कारण हमारा इनकम टैक्स भी बच जाता है। नेक्स्ट रिप्लेसमेंट ऑफ कॉस्ट, क्योंकि जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में, तो हमारे पॉकेट से कुछ पैसा नहीं आता, लेकिन हमारा प्रॉफिट कम होता है, एक पैसा सेव हो जाता है, बिजनेस में इन्वेस्ट होता है, जिससे कि पैसा हमारे पास होता है जब एसेट खराब हुआ उसको नया एसेट लेने के लिए। तो रिप्लेसमेंट में भी हेल्प करता है। अब आते हैं अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। लेकिन अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन जानने से पहले हमें कुछ बेसिक मीनिंग जानने होंगे, कुछ बेसिक टर्म्स जानने होंगे जो इस चैप्टर में यूज होने वाला है। पहला ऐसा टर्म, ये सारे टर्म्स हैं जैसे डेप्रिसिएबल एसेट, डेप्रिसिएबल अमाउंट, स्क्रैप वैल्यू, इकोनॉमिक लाइफ, एमोर्टाइजेशन, इनको मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले आते हैं डेप्रिसिएबल एसेट क्या है। देखो मान लो तुम्हारे पास एक कार है, ठीक है, यू हैव फर्नीचर, मशीन और तुम्हारे पास एक जमीन है। देखो इस कार का, मशीन का, फर्नीचर का जो लाइफ है ना वो लिमिटेड लाइफ है, यानी कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो पूरे से खत्म होने वाले, खराब होने वाले। एक्सेप्ट लैंड, लैंड कभी भी खराब नहीं होने वाला, लेकिन रेस्ट एसेट जो ये कार है, जो फर्नीचर है, जो मशीन, इनकी लाइफ लिमिटेड है। तो इन सारे एसेट को जिनकी लाइफ लिमिटेड है और 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल हम करने वाले हैं, उन सारे एसेट को हम बोलते हैं डेप्रिसिएबल एसेट्स, जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो डेप्रिसिएबल एसेट क्या है? which are expected to be used for more than one accounting period, जो बताया, एंड इनका लिमिटेड यूजफुल लाइफ है, ठीक है, जिनको हमने होल्ड किया प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। समझ में आई हो पाया? नेक्स्ट आते हैं डेप्रिसिएबल अमाउंट। मान लो सपोज तुमने 10 लाख में एक मशीन परचेज किया, ओके, तुमको लगता है कि जब मशीन की वैल्यू पूरी मशीन में यूज कर लूंगा, मान लो इसकी लाइफ है 10 इयर्स,
10 साल इस्तेमाल करने के बाद जब मशीन को एकदम खराब होने के बाद भी मैं बेचूंगा ना, तो एट दैट टाइम मुझे 1 लाख रुपया रिकवर होगा। कब? 10 साल खत्म होने के बाद, मशीन पूरे खत्म होने के बाद, इवन कबाड़ी वाले के हाथों में तुम बेचोगे ना, लोहे के भाव बेचोगे, तब भी तुम्हें 1 लाख के आसपास मिल जाएगा। एस्टिमेटेड अमाउंट है। दैट मीन्स तुम्हारे पॉकेट से कितने टोटल खर्चे होने वाले हैं? 9 लाख। देखो गया तो 10 लाख, लेकिन 1 लाख मिल जाएगा। तो ये जो 9 लाख हुआ ना, दैट इज कॉल्ड डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है? Depreciable amount of depreciable asset is the historical cost in the financial statement less the estimated residual value। ये था इसका historical cost, और ये जो हमने लेस किया 1 लाख, ये क्या था? इसका स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू था। तो जो 9 लाख बचा, इस 9 लाख को हम क्या बोलेंगे? इस 9 लाख को हम बोलेंगे डेप्रिशिएबल अमाउंट। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई? यस सर। नेक्स्ट है स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। एग्जाम में 3 नाम से इसको पुकारता है, 3 नाम से कोई सा नाम दे सकता है, तीनों का मतलब सेम हुआ। स्क्रैप वैल्यू और साल्वेज वैल्यू का मतलब हुआ, जैसे अभी मैं तुम्हें एग्जांपल दिया कि तुम मशीन को पूरा खराब होने के बाद भी अगर कबाड़ी वाले के हाथों लोहे के भाव भी बेचोगे, तब भी कुछ पैसा मिलेगा। वो जो मशीन के इकोनॉमिक लाइफ खत्म होने के बाद जो तुम एस्टिमेट कर रखे हो कि इतना पैसा इससे रियलाइज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। तो क्या है? अमाउंट लाइकली टू रियलाइज, जो रियलाइज होने वाला है या हो सकता है। किसा अगर हम एसेट को सेल करते हैं तो ठीक है, फिक्स एसेट को एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ इज नोन एज साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। नेक्स्ट आती इकोनॉमिक लाइफ। जितना लाइफ हमको लगता है कि इतना दिन तक ये एसेट चलेगा, एक्सपेक्टेड लाइफ, वो हमको सर्व करने वाला जो एसेट, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक लाइफ। आई होप समझ में आया। एक होता है डिप्लेशन, अगर वेस्टिंग एसेट का वैल्यू घटता है, जैसे कि माइंस वगैरह, उनको हम उनके लिए डेप्रिसिएशन वर्ड यूज ना करके डिप्लेशन वर्ड यूज करते हैं। एक होता है फ्लक्चुएशन, किसी भी एसेट का मार्केट वैल्यू चेंज होना, दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन। और याद रखना, फ्लक्चुएशन इज not recorded in books of account, क्योंकि ये टेम्पोरल फॉल होता है। एक होता है एमोर्टाइजेशन, किसी भी इनटेंजिबल एसेट का, जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इनको खत्म करना, इनको राइट ऑफ करना इज कॉल्ड एमोर्टाइजेशन। ये मैंने लिखाया जो तुम्हें इंपॉर्टेंट जानना था। नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट या फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। ये इंपॉर्टेंट है। किन किन कारण पे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा या कम होगा, ये इन 4-5 बातों पे डिपेंड करता है। इनको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट। देखो, कॉस्ट ऑफ एसेट का हम कैलकुलेशन आगे सीखने वाले हैं। फिलहाल मेरा फोकस तुमको बताने पे है कि इसका इंपैक्ट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पे क्या होता है। मान लो 2 तरह का 2 लोग हैं, ये है चिंकी, मिंकी। दोनों ने कार परचेस किया। इसने कार लिया 10 लाख में, इसने कार लिया 2 लाख में। इसने नैनो लिया, इसने कोई और कार लिया। मान लो इकोनॉमिक लाइफ 10 साल है, इसका भी 10 साल है। तो अगर 10 लाख कार है और 10 साल चलेगा, मान लेते इसका वैल्यू फॉर टाइमिंग 0 है, यानी कि इसका डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 1 लाख। लेकिन इसका 2 लाख है, डिवाइडेड बाय 10 करोगे, डेप्रिसिएशन कितना हुआ? ओनली 20,000। तो देखो, मिंकी वाले केस में डेप्रिसिएशन कम आया क्योंकि कॉस्ट ऑफ एसेट कम था, और चिंकी वाले में डेप्रिसिएशन ज्यादा था बिकॉज कॉस्ट ऑफ एसेट ज्यादा था। तुमने क्या समझा? अगर कॉस्ट ऑफ एसेट ज्यादा होगा, तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा, वो भी ज्यादा होगा। यानी इन दोनों के बीच में क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एसेट एंड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप। आई होप मेरी बात समझ में आई? यस सर। एक बढ़ेगा, दूसरा भी बढ़ेगा। कॉस्ट कम तो डेप्रिसिएशन भी कम, कॉस्ट ज्यादा, डेप्रिसिएशन भी ज्यादा। नेक्स्ट स्क्रैप वैल्यू। हमने क्या पढ़ा था? स्क्रैप वैल्यू जो एस्टिमेटेड अमाउंट ईयर के इकोनॉमिक लाइफ के एंड में एस्टिमेटेड है कि एसेट से रियलाइज होगा। इफेक्ट क्या होगा? याद रखना, अगर स्क्रैप वैल्यू ज्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कम होगा। कैसे? देख लेते हैं।
मान लो एक कार है, ए ने कार लिया और बी ने कार लिया, दोनों ने कार लिया 10 लाख का, इससे स्क्रैप वैल्यू 2 लाख मिलेगा, इससे स्क्रैप वैल्यू 1 लाख मिलेगा। तो याद करो हम डिस्कस किया था डेप्रिशिएबल अमाउंट निकला उसका वैल्यू माइनस करना होता है। तो इसका डेप्रिशिएबल अमाउंट आया 8 लाख, इसका आया 9 लाख। दोनों का मान लेते हैं इकोनॉमिक लाइफ 10 साल है, तो इसे भी डिवाइड 10 से होगा, ये भी डिवाइड 10 से होगा। इसका डेप्रिसिएशन आया 80, इसका डेप्रिसिएशन आया 90। यानी कि यहां पर स्क्रैप वैल्यू कम था तो डेप्रिसिएशन ज्यादा था, स्क्रैप वैल्यू यहां पर ज्यादा था तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कम था। देखिए दोनों बीच में रिलेशन क्या है, इनवर्स है। यानी कि स्क्रैप वैल्यू ज्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कम होगा, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू ज्यादा होगा, डेप्रिसिएशन कम होगा, यानी दोनों बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्स। नेक्स्ट इकोनॉमिक लाइफ। अगर मान लो दो एसेट हमारे पास, तुम दोनों ने कार परचेज किया, ए ने भी और बी ने भी, दोनों 10 लाख में कार परचेज किया। ए वाला कार का लाइफ है 5 साल, बी वाले कार का लाइफ है से 8 साल। तो 10/5 करोगे 2 लाख आया, 10/8 करोगे 1.25 के समथिंग के आसपास आया। यानी इकोनॉमिक लाइफ ज्यादा तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कम होगा, ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ ज्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कम होगा एंड वाइस वर्सा, यानी दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। उम्मीद है मेरे बात समझ में आई। अब अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन हम आते हैं अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में, लेकिन आज वाली इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।